दोनों बातों का मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। पहली बात, जिन लोग आतंकवादियों ने यह कार्य किया उनको भी निश्चित रूप से अंजाम तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचाने में सफल होंगे, मगर वो तो मोहरे हैं। हमने चाल चलने वालों के मरकज को ध्वस्त करके दिखाया है। यानी एक होता ना कि एक होता गैंग लीडर और एक होता उसका शार्प शूटर। अरे साहब, गैंग लीडर के गैंग ऑफिस के ऊपर बम्बार्डिंग करके दिखा दी यार। कोई बात नहीं, शार्प शूटर जहां भी बचा छुप रहा होगा उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रही बात न्यूट्रल डेस्टिनेशन और इसके ऊपर, तो अभी सुप्रिया जी ने बोला कि 2008 के बाद पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मार लिया गया था। शायद भूल गई, 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह सरकार ने खुद ये बोला था कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। 2008 के मात्र 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे जुलाई 2009 में शर्मल शेख में भारत, और न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्मल शेख में भारत और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें लिखा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इतना शर्मसार करने वाला वो स्टेटमेंट था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को भी हिस्सा बनाया गया। यानी एक प्रकार से पहली बार भारत सरकार ने यह मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अब खैर उस बात को छोड़िए, और फिर ये कहते हैं हमारी संप्रभुता पे, तो ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने जाके मात्र 1.5 साल पहले ये कहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। यानी जो जो माई बाप समझे जाते हैं लोकतंत्र के, वो शांत क्यों हैं, भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आता हूं ट्रंप वाले पे। केवल मैं फैक्ट सामने रखूंगा, आपके दर्शक अपने आप निर्णय ले सकते हैं। 9 और 10 तारीख की रात 2:30 बजे का बयान, जो इकबालिया बयान मैंने बता दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि वहां पर मिसाइल बेस के ऊपर गिरी हैं। जस्ट पहले 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उनका स्टेटमेंट है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, अवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया, अब वो टाइमलाइन समझिए। 2:30 बजे रात को उनके 10-11 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिरती है, जिसमें सबसे स्ट्रेटेजिक है नूर खान, उसके ऊपर बेस गिरती है सरगोदा, जहां पर कि ये माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें जानकारी, पर अमेरिका को हो सकती है क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं। और जिस ढंग से अचानक न्यूक्लियर थ्रेट की बात भी ट्रंप ने कही, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस 9-10 की रात को ऐसा घटित हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की बातें आई हैं कि वहां पर न्यूक्लियर लीक हुआ, और उसका मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई विमान गया है पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसका मतलब कितना भारी स्टेटमेंट हो जाता। अब आइए, वो 10 की सुबेरे से भारत से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 1 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ कॉन्टैक्ट करने की बात करते हैं। तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है, और 4:35 पे ट्रंप का वो है ट्वीट। तो साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने करने के बाद बनाया होगा, और पाकिस्तान ने हो सकता है संभावित तबाही से बचने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ हो। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने तो बाद में 15 मई को अपने स्टेटमेंट में से साफ साफ मीडिएशन वर्ड विड्रॉ कर लिया। उन्होंने सिर्फ हेल्प कहा। और मैं एक और बात कहता हूं, यदि यह माना जा रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया में है कि जो न्यूक्लियर बम रखे होते हैं, एक और दर्शकों की समझ के लिए, न्यूक्लियर बम किसी शॉपिंग मॉल और शोरूम की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं, जमीन के कई मीटर नीचे बंकर बना के रखे गए होते हैं, और उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यदि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें उसके अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए थे, तो यह खतरा हो सकता था कि अंदर कोई न्यूक्लियर लीकेज या डिजास्टर हो सकता था। और उस स्थिति में आपको पता सरगोदा भारत की सीमा से कितना दूर है, 177 किलोमीटर, यानी जितना दूर दिल्ली से मथुरा है उससे कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, तो ऐसा नहीं कि कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आके रुक जाने वाला था। तो क्या हुआ है, यह रक्षा विशेषज्ञों, हमारी सेना और निर्णय लेने वालों के ऊपर विचार करना चाहिए। परंतु एक तो ईमानदारी की बात है, भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। स्पष्ट आज भी जयशंकर जी ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान को मॉडिफाई कर लिया है। परंतु फिर भी वो लोग जिनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं, भारत के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से लेके तमाम पॉलिटिकल लोग, वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठता है। ठीक है सुप्रिया जी, अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की, सीधे भारत और पाकिस्तान के इस बारे में बातचीत हुई, और पाकिस्तान की ओर से पहले फोन आया था। ये देश के बाहर उनका बयान है। और देखिए 10 मई को जब ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में युद्ध का विराम करवाया, और 15 मई आते आते उनका बयान आता है कि मैंने मध्यस्थता नहीं बल्कि समस्या को सुलझाने में मदद की है। यह बात उनकी ओर से कही जाती है।
तो ट्रंप ने तो खुद ही अपने बयान को खारिज कर दिया और आज एस जयशंकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एस जयशंकर जी ने तो अपने बयान में खैर यह भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की इल्तिजा करी थी कि हम टेरर कैंप को स्ट्राइक कर रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे, हम सैन्य बेसिस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये भी पूछेंगे कि जब पाकिस्तान को इल्तिजा कर रहे थे तो हमारे नागरिकों को भी पुंछ में बता देते, बेचारे 16 लोग जो मर गए वो ना मरते। क्या ये गलत नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान को इल्तिजा करी? ये सवाल भी उठेगा, आपने पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया? पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जो आतंक को शरण देता है, पनाह देता है, जिसकी सॉवरेनिटी में आतंकी कैंप बसे हुए मसूद अजहर जैसे लोग रहते हैं, हफीज सईद जैसे लोग रहते हैं, उनको आप क्यों इस पर इतना विश्वास कर रहे थे? क्यों आपने बताया? ये पहली बात हम कहेंगे। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपने हवाला दिया ट्रंप जी के 15 मई के बयान का। 15 मई से 22 मई तक एक हफ्ता बीत चुका है और उस बीच वो 4 बार और बोल चुके हैं, आज सवेरे भी बोल चुके हैं। हाँ, और वो अपनी बात पर टिके हुए हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई और मैंने दोनों बीच में मत बोलिए, जैसे उनके बीच में नहीं, मेरे बीच में भी मत बोलिए। पहली। दूसरी बात ये हो गई, आप ये जयशंकर जी एजेंसी को बुलाकर क्या बाइट दे रहे हैं? जयशंकर जी फोन उठाएं, रूबियो से बात करें, मार्को रूबियो से, क्योंकि ये शर्म की बात है कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट आया तो पहली ट्वीट ट्रंप की आई, दूसरी ट्वीट मार्को रूबियो की आई, तीसरी ट्वीट जेडी वांस की आई जिसका ये नाम ले रहे हैं। हमारे से पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है, हम उसके बाद पौन घंटे बाद बोलते हैं। क्यों भाई? हमारी सॉवरेनिटी पर ये कौन होते हैं आका बनने वाले? ये बात पूछी जाएगी। और एक और बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं, और ये बात कहनी जरूरी है। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री देश का के नाम संबोधन करने आते हैं। आधे घंटे पहले ट्रंप आकर सुबह के 6 बजे अमेरिका के बयान देते हैं, मैंने कराया। क्यों ये हो रहा है? ये कौन सी हरकतें कर रहा है अमेरिका? और हम क्यों चुप रह रहे हैं? हम एएनआई के और पीटीआई को बाइट्स दे रहे हैं। अरे बात करिए अमेरिका के प्रशासन से और चुप कराइए इनको, ये कैसे बोल सकते हैं? और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहती हूं, ये बात बोलनी जरूरी है। सुधांशु जी को इतिहास में जाने का बड़ा शौक है, इतिहास आपका बड़ा सियाह है सुधांशु जी, क्योंकि अगर इतिहास में जाइएगा तो मैं 1999 की उस लाहौर यात्रा का वर्णन करूंगी जहां पर नवाज शरीफ के साथ अटल जी गले मिल रहे थे और परवेज मुशर्रफ घुसपैठ करा रहा था। 3 ही महीने बाद कारगिल का युद्ध हो गया। कारगिल के युद्ध के रचयिता परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बनते हैं। 2001 में आप उनको आगरा समिट के लिए बुलाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं उनके लिए। चलिए, उसके बाद 2005 में लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना के बाजार पे जाकर कहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, वो जिन्ना जिसने पाकिस्तान का रचन किया। उसके बाद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ को बुलाते हैं अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, अपने अभिन्न मित्रों के जैसा ट्रीट करते हैं। 2015 में वो किसी को भी बिना बताए लाहौर चले जाते हैं नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने, बिरयानी से वहीं जो भी खाने, केक कटाने। 2016 में पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी में आने की परमिशन पठानकोट में मोदी जी देते हैं। और आप हमसे यहां पर कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दिक्कत यह है सुधांशु जी, अगर कुछ हुआ तो आपने क्यों पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ही तो भाई हैं। आप मुझे ये जरा समझाइए कि 2025 में हम सीज फायर करते हैं जब हमारी सेना आक्रामक है, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं हमने उनको इल्तिजा करी, अपने लोगों को इल्तिजा क्यों नहीं करी? और सुधांशु जी देखिए, यहां पर आकर व्हाट्सएप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये आप अपने भक्तों ट्रोल पर छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसने सीधे तौर पे कहा है कोई रेडिएशन की लीक नहीं थी, तो आप पता नहीं किन लोगों को और यहां पे कोट कर रहे हैं। और मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, आपने कहा जो आतंकियों ने हत्या की वो मोहरे थे। जिस औरत का 4 दिन में सुहाग उजड़ गया, जिस 8 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ गया, जिस 60 साल के 65 साल के बुजुर्गों का एकमात्र लड़का चला गया, उनको जाके समझाइएगा कि वो तो मोहरे थे इसलिए हमने उनको नहीं मारा। उन 4 आतंकियों को मारकर हिंदुस्तान को ऐसी नजीर बनानी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाना तो दूर, गंदी सोच रखने वाले की भी रूह कांप जाए। और सेना पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, आपने कहा सेना पर विश्वास, सेना से ज्यादा विश्वास तो कोई किसी पर कर ही नहीं सकता। हमारी सेना तो वो शूरवीर सैनिकों की सेना है। लेकिन आपके लोग कहते हैं कि, और आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कहते हैं कि सेना जो है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आपके एक और मंत्री है विजय शाह, ये जगदीश देवड़ा की बात कर रही थी, एक और मंत्री है विजय शाह मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं कि सेना की जो सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं एक औरत होने के नाते यहां पर बोलूंगी भी नहीं, और उनको आप बर्खास्त नहीं करते हैं। आप हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं, जब वो ऑर्डर आता है तो एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उस एफआईआर पर क्या फटकार लगाई है ये सब जानते हैं।
एफआईआर उनको बचाने के लिए लिखी गई है। अरे नैतिकता और मर्यादा दिखाइए, और जो गलीच ऐसे लोग हैं उनको निकाल बाहर करिए अपने पदों से। पार्टी से तो आप नहीं निकालिएगा, पद से तो निकालिए। आप ब्रिजभूषण के साथ खड़े होंगे, आप कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े होंगे,